एटम का मास ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के मास के बराबर है, क्योंकि बाकी पार्ट ऑफ द एटम जो है वो एकदम से हॉलो होता है, खाली होता है। तो अल्टीमेटली मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये समझ सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, न्यूक्लियस किसी का भी हो, बट डेंसिटी जो है दैट डेंसिटी इज कांस्टेंट बिकॉज दिस डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1.2 फेम्टोमीटर। किसी भी न्यूक्लियस का जो टोटल मास है ना, वो उसके जो अंदर कंपोनेंट्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इंडिविजुअली जब मास ऐड करोगे ना, तो मास ज्यादा निकल करके आएगा इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस का मास। हाय एवरीवन, एनसीईआरटी माइंड मैप सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग अपने सेकंड लास्ट चैप्टर न्यूक्लियाई में पहुंच गए हैं, और आज मैं आप लोगों को न्यूक्लियाई चैप्टर का एक माइंड मैप देने वाला हूं। आपके दिमाग में इस चैप्टर का एक समरी हम लोग बनाने वाले हैं, ताकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। न्यूक्लियाई एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स इसमें है आपके पास, और काफी ज्यादा इसमें थ्योरी भी है। तो आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार्स और आइसोटोन्स क्या होते हैं, मास डिफेक्ट क्या है, नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस किस किस तरीके की हो सकती है, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस सेशन में बेटा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे आज कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन क्या है। देखो, अगर हम लोग किसी भी एटम की बात करते हैं तो रदरफोर्ड साहब ने एटम के मॉडल को अच्छे से बता लिया था। उन्होंने ये बताया कि भाई एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो खाली होता है, और एटम के एकदम सेंटर पर बहुत ही ज्यादा डेंसिटी वाला, बहुत ही ज्यादा मास वाला एक सेंटर पर पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस की पोजीशन जो है वो एटम के एकदम सेंटर में है। न्यूक्लियस का ही जो मास है वही एटम का लगभग लगभग मास कहा जाता है, यानी कि एटम का मास ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के मास के बराबर है, क्योंकि बाकी पार्ट ऑफ द एटम जो है वो एकदम से हॉलो होता है, खाली होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस सेंटर पर है, न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो यहां पर हम लोग उसी कंपोजिशन की बात करने चल रहे हैं। द एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस, यानी एटम के अंदर सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, कंटेनिंग एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास, यानी कि सारा पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस में ही है और सारा मास भी न्यूक्लियस का ही कंसीडर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड मॉडल, द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो मॉडल हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बन रहा होता है। द प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड बाई बम्बार्डमेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था बाई द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन नाइट्रोजन इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के बेसिस पर आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन को, अगर नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराते हैं, यानी ये जो अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस है, वो नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहां पर ऑक्सीजन, और ये रहा हमारा प्रोटॉन, 1H1 को ही आप प्रोटॉन बोलते हो, ठीक है। तो प्रोटॉन का यहां से फॉर्मेशन हो रहा है। अगर किसी भी बेटा न्यूक्लियाई की मैं बात करूं तो न्यूक्लियाई को इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ये जो Z है ये एटॉमिक नंबर कहलाता है, और ये जो A है वो मास नंबर कहलाता है। केमिस्ट्री में आपने ये सब खूब जो है यूज किया होगा, तो कोई नई चीज आपके लिए नहीं है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक एंड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग आपने नाइट्रोजन पर किया था तो वहां पर प्रोटॉन जनरेट हुआ था, और अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग बेरिलियम पर कर देंगे तो बेटा कार्बन और न्यूट्रॉन जनरेट होगा। तो कोई पूछे आपसे कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जनरेशन कैसे है, तो आप कुछ इस तरीके से इन इक्वेशंस के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हो। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और उसका जो मास नंबर है बेटा वो 1 के बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है।
मास नंबर जो उसका है वो हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। देखो ये लिखा है ना N01, जीरो का मतलब एटॉमिक नंबर 0 है, लेकिन मास नंबर कितना है, 1 के बराबर, राइट। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। न्यूक्लियॉन्स क्या है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए क्लास में भाई 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, ठीक है, तो ये लड़के हो गए लड़कियां हो गई, लेकिन आपसे बोले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 15 हो गए, क्योंकि वो दोनों ही स्टूडेंट्स में काउंट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोटॉन्स कितने हैं 10, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 5, लेकिन कोई बोले न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो न्यूक्लियॉन्स हो गए बेटा 15 के बराबर, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स की जब बात करते हैं तो वहां हम प्रोटॉन को भी कंसीडर करेंगे और हम न्यूट्रॉन को भी कंसीडर कर रहे होंगे। तो यहां पर वही बता रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। इन जनरल मास नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। कह रहे हैं कि जनरली मास नंबर जो है वो बड़ा होता है एटॉमिक नंबर से। आप 1H1 को छोड़ दो खाली, ठीक है, 1H1 में ऐसा नहीं है, बाकी उसके अलावा लगभग सभी में ऐसा होता है कि मास नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। सिंस न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। तो न्यूट्रॉन का यूज हम लोग आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन में भी करवाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो बेटा न्यूक्लियस का जो साइज है वो उसके रेडियस से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और न्यूक्लियस का जो रेडियस अगर हमें निकालना है तो R इज इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3 के बराबर होता है। R इज इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3। तो यहां पर ये जो R नॉट है बेटा, ये R नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। ए क्या है, मास नंबर, और पावर 1/3 आप समझ रहे हो। तो आप ये भी समझ सकते हो कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3, ठीक है। मास नंबर की पावर में 1/3 अगर चढ़ा हो तो रेडियस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटाते हो, यहां पर एक कांस्टेंट लाते हो, वो कांस्टेंट R नॉट के बराबर है, और उस R नॉट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, यानी कि 1.2 फेम्टोमीटर, ठीक है। फर्मी मीटर भी आप इसको कह सकते हो। तो अल्टीमेटली रेडियस आप देख सकते हो, रेडियस लगभग जो है 10 की पावर -15 मीटर के रेंज में होता है न्यूक्लियस का रेडियस। एटम का जो रेडियस है वो 10 की पावर -10 मीटर के रेंज में, यानी एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है, लेकिन न्यूक्लियस का जो रेडियस है बेटा वो देखो फर्मी मीटर के रेंज में, यानी 10 की पावर -15 मीटर के रेंज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बेसिस पर बेटा न्यूक्लियस का आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। अगर मैं न्यूक्लियस को स्फीयर कंसीडर कर लूं तो उसका वॉल्यूम कुछ इस तरीके का हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर हम लोग रेडियस की वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज R नॉट A की पावर 1/3 का होल क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम बन जाने वाला है 4/3 पाई R नॉट क्यूब मल्टीप्लाइड बाई A, यानी कि वॉल्यूम जो है वो मास नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे एलिमेंट का मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी, न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। इसके बेसिस पर बेटा आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि डेंसिटी जो है वो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की अगर मैं बात करूं, देखो एक न्यूक्लियॉन का मास अगर m के बराबर है, ध्यान से समझना, एक न्यूक्लियॉन का मास अगर m के बराबर है और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर के बराबर, राइट। एक न्यूक्लियॉन का मतलब चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही मास बेटा लगभग लगभग सेम होता है, कोई खास डिफरेंस दोनों में नहीं होता है। तो कहने का मतलब चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन बोलेंगे। एक न्यूक्लियॉन का मास अगर स्मॉल m है, ऐसे A टाइम्स ऐसे जो है न्यूक्लियॉन्स होते हैं, क्योंकि जितना मास नंबर उतने न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो टोटल मास हो गया बेटा m इंटू A, दैट इज टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपके सामने रखा है, दैट इज 4/3 पाई R नॉट क्यूब मल्टीप्लाइड बाई A। देख सकते हो A से A कैंसिल हो गया। डेंसिटी की वैल्यू आ गई बेटा 3m अपॉन 4 पाई R नॉट क्यूब। तो ये आप समझ सकते हैं कि डेंसिटी जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की, वो डेंसिटी देखो लगभग लगभग कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो m है दैट इज मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन, किसी एक न्यूक्लियॉन का मास है जो कि 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg के बराबर होता है। R नॉट जो है बेटा वो 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ये समझ सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, न्यूक्लियस किसी का भी हो
बट डेंसिटी जो है दैट डेंसिटी इज कांस्टेंट बिकॉज दिस डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है भाई। एलिमेंट जब चेंज होता है तो मास नंबर चेंज होता है, और अगर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि डेंसिटी हर एक एलिमेंट के केस में, हर एक न्यूक्लियस के केस में कांस्टेंट होती है। अब आइए आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मासेस, कि भाई एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। तो मासेस ऑफ द एटम, न्यूक्लियाई एक्सेट्रा आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को ही एएमयू कहा जाता है, इसी को स्मॉल यू भी कहते हैं। और वन एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो वन एटॉमिक मास यूनिट का जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट, आप देख सकते हैं वो वैल्यू 1.166 इंटू 0565 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर है। तो ये यहां पर 1.1 नहीं है बेटा, तो ये है आपका 1.66, है ना, कुछ इस तरीके का वैल्यू है, ये 1 यहां पर नहीं है। फिर मास ऑफ प्रोटॉन बता रहे हैं कि भाई प्रोटॉन का मास कितना होता है, दैट इज 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इसी तरीके से है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में है। बाकी ये सब वैल्यू बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी न्यूमेरिकल होगा, क्वेश्चन होगा बेटा, उसमें ये वैल्यू आपको, ये डेटा आपको गिवन होगा, तो वहां पर आप उस डेटा के हिसाब से इसको यूज कर लेना, जो भी आपको गिवन हो। फिर आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होते हैं। देखो आइसोटोप का मतलब सिंपल है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है तो उसको आइसोटोप कहा जाता है। द न्यूक्लाइड्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। न्यूक्लाइड की बात करें अगर आइसोबार्स के लिए, तो न्यूक्लाइड्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन एज आइसोबार्स। और न्यूक्लाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी a माइनस जेड की वैल्यू अगर सेम है, ए क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और जेड क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटाओगे तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो उनको आइसोटोन्स कहा जाता है। ठीक है, फिर एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो E बराबर mc स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको पता है, ये आइंस्टाइन साहब ने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, और इस फॉर्मूला के थ्रू हम ये समझते हैं कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। सो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। अब यहां पर बता रहे हैं अगर 1 किलोग्राम का मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी बना सकता है, जरा समझो। अगर 1 किलोग्राम मास है तो बेटा यहां रखेंगे 1 किलोग्राम, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है 3 इंटू 10⁸, तो स्क्वायर करोगे 9 इंटू 10⁻16 जूल्स की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 1 किलोग्राम ऑफ मास। और उसी के कंपैरिजन में अगर मैं 1 AMU मास की बात करूं तो 1 AMU का मतलब क्या होता है भाई साहब, 1 AMU का मतलब है 1/6.02 इंटू 10⁻26 किलोग्राम के बराबर, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप C स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो 1 AMU जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो 1 AMU 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। मास डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बेटा किसी भी न्यूक्लियस का जो टोटल मास है ना, वो उसके जो अंदर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इंडिविजुअली जब मास ऐड करोगे ना तो मास ज्यादा निकल करके आएगा इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस का मास। यानी कि जब न्यूक्लियस बन रहा था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कंबाइन हो रहे थे, तो उस समय कुछ मास लीक हो गया, कुछ मास गायब हो गया, वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसी को मास डिफेक्ट का नाम दिया जाता है। तो मास डिफेक्ट अगर पता करना है तो आप सिंपल तरीका है, आप न्यूक्लियॉन्स का मास निकाल लो, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास निकाल लो, उसमें से न्यूक्लियस का मास सबट्रैक्ट कर दो, तो जितना मास गायब होगा वही मास डिफेक्ट कहलाता है। उसी में अगर C स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो डेल्टा M इंटू C स्क्वायर बन जाएगा, वही बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट मास ऑफ द न्यूक्लियस, mass of the nucleus is always less than mass of the constituents। constituent nucleons में कौन कौन है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, राइट। तो कह रहे हैं न्यूक्लियस का जो मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंबाइंड मास से कम ही होता है। that this difference of the masses is called mass defect। इसी को मास डिफेक्ट हम लोग नाम देते हैं। तो भाई साहब मास डिफेक्ट डेल्टा M का मतलब क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस।
तो उसको निकालने का तरीका देखो। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। तो बेटा कितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, ए माइनस जेड के बराबर, राइट। तो जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, ए माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। कंबाइन करोगे तो दिस इज कंबाइंड टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, और उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा मास डिफेक्ट के बराबर। नेक्स्ट है बेटा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सर। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि किसी भी न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट्स है ना, यानी न्यूक्लियर कंपोनेंट्स कौन कौन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इनफाइनाइटली अपार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि वो दोबारा जुड़कर कभी न्यूक्लियस फॉर्म ना कर पाए, उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। जनरली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाला जाता है बेटा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास नंबर। मास नंबर ए के बराबर होता है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, देखो अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर की बात करूं तो बेटा वहां प्रोटॉन्स भी हैं, वहां पे न्यूट्रॉन्स भी हैं। न्यूट्रॉन्स तो चलो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये कि रिपल्शन का फोर्स है सर, उसके बाद भी कैसे न्यूक्लियस स्टेबल है। तो वहां पर एक नए फोर्स का जन्म होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो रिपल्शन अगर 1 न्यूटन का है ना, तो उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियर फोर्स 100 न्यूटन का होता है। यानी कि इससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सभी के बीच में ये जो अट्रैक्शन का फोर्स यहां पर डेवलप हो रहा है, जो कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को प्रूफ करता है, उसी फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हैं, राइट। तो पढ़ो जरा, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग attractive force. These attractive forces cannot be gravitational, since force of repulsion between the proton is very much greater than the attractive gravitational force between the protons. क्योंकि ये force gravitational force तो नहीं हो सकता, gravitational force तो बहुत ही ज्यादा weak force होता है। These forces are short range attractive forces called nuclear forces. तो यहां पर देखो न्यूक्लियर फोर्स की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी भी आ गई कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज यानी कि न्यूक्लियर डिस्टेंस पर ही अप्लाई होता है। जब डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर के रेंज में होती है तभी वहां पर न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है, लार्ज डिस्टेंसेस पर यह अप्लाई नहीं होता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर दूर तक अप्लाई होता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम डिस्टेंस पर अप्लाई होता है और यह बहुत ही शॉर्ट रेंज बेटा फोर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, ये शॉर्ट रेंज के फोर्स होते हैं, साथ ही साथ ये चार्ज इंडिपेंडेंट भी होते हैं, यानी कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं होता है। देयरफॉर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इज सेम एज द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, राइट। यानी कि इनके बीच के जो फोर्सेस हैं वो सभी के केस में बेटा सेम होते हैं, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स हो, ठीक है। ये फोर्स ऑलमोस्ट जो है वो सेम टाइप का फोर्स होता है, ठीक। नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं भाई, व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखो न्यूक्लियस चाहे कंबाइन हो रहा हो चाहे न्यूक्लियस टूट रहा हो, जब न्यूक्लियस कंबाइन होकर के बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं। न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे छोटे पार्ट्स में जब कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन का नाम दे रहे होते हैं, राइट। तो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन इन्हीं रिएक्शंस को न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम दिया जाता है। सो व्हेन अ बीम ऑफ मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया या न्यूट्रॉन्स हो गए, यानी सिंगल पार्टिकल है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं व्हेन अ बीम ऑफ मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स कोलाइड विद अ स्टेबल न्यूक्लियस, द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है, उस पर जब हाई एनर्जेटिक सिंगल पार्टिकल को अगर हम को बम्बार्डिंग कराते हैं तो जो हमारा स्टेबल न्यूक्लियस था वो भी टूट सकता है और टूटकर कुछ अलग न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट हो सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। इसी को न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि यहां पर देखो क्या हुआ
यहां पर आपको रिएक्शन के बेसिस पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे पास मान लो न्यूक्लियस था एक्स, ठीक, उस एक्स न्यूक्लियस पर हमने एक पार्टिकल ए की बम्बार्डिंग कराई है, तो वो एक्स न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया किसी वाई न्यूक्लियस में और साथ में कोई एक और पार्टिकल बी जो है वहां से इमिट हो गया है। तो ए क्या है, इंसिडेंट एनर्जेटिक पार्टिकल है, एक्स हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, वाई जो है रेजिड्यूअल न्यूक्लियस है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस है ना, और बी जो है दैट इज आउटगोइंग पार्टिकल, जाने वाला पार्टिकल है रिएक्शन के बाद में, राइट। किसी भी एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी डेवलप होती है उसको निकालने का तरीका है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तरीका बड़ा सिंपल है, रिएक्टेंट का टोटल मास निकालो बेटा, रिएक्टेंट का टोटल मास निकालो, उसमें सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, माइनस प्रोडक्ट का टोटल मास निकालो और उसमें सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी जब हम करते हैं तो हमें क्यू वैल्यू मिल जाती है। इसको और अच्छे से अगर मैं आपको बताऊं तो इसको एनर्जी कोशेंट भी कहा जाता है। एनर्जी कोशेंट निकालने का सिंपल तरीका है, आप टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालो माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकालो, रिएक्टेंट्स का मास निकाल लीजिए, प्रोडक्ट का मास निकाल लीजिए और उसमें आप सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा क्यू वैल्यू कहलाता है बेटा। दिस इज नोन एज क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में कौन आएगा, ए का मास और एक्स का मास, प्रोडक्ट के मास में कौन आएगा, वाई का मास और बी का मास, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स का मास निकालो, प्रोडक्ट्स का मास निकालो, सबट्रैक्ट करो, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द टोटल एनर्जी ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन निकालने को कई बार न्यूमेरिकल में बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। फिर आता है न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है न्यूक्लियर फिजन का मतलब, एक न्यूक्लियस पर अगर हम किसी पार्टिकल की बम्बार्डिंग करें और वो न्यूक्लियस टूट जाए तो उसको न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स ऑफ द कंपैरेबल मासेस विद एन इनॉर्मस रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी बेटा रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन वाले प्रोसेस में, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। जैसे बता रहे हैं कि जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम में अगर हम न्यूट्रॉन्स की, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स है, स्लो न्यूट्रॉन्स है, इनकी बम्बार्डिंग अगर यूरेनियम पर कराया जाता है तो ये यूरेनियम टूट जाता है बेरियम और क्रिप्टन में, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स और बनते हैं और एक रिएक्शन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स बेटा निकले हैं ना, ये अगर यूरेनियम का एटम बचा है तो ये फिर से जाकर यूरेनियम पर अटैक करते हैं। एक न्यूट्रॉन ने यूरेनियम पर अटैक करके 3 न्यूट्रॉन्स बनाए हैं, ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर एक एक यूरेनियम को पकड़ेंगे और 9 नए न्यूट्रॉन्स बनाएंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोपगेट होती है और ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की तरफ बढ़ जाती है। चेन रिएक्शन मतलब समझ रहे हो ना, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बने, अब 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन बनेंगे, 9 न्यूट्रॉन से 27 बनेंगे, 27 से 81 बनेंगे, यानी ये रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी। तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बेटा हो जाती है, राइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। एक एटम के फिजन, एक न्यूक्लियाई, यूरेनियम के एक न्यूक्लियाई के फिजन होने से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बेटा एनर्जी जनरेट हो रही होती है। इन न्यूक्लियर फिजन सम ऑफ द मासेस बिफोर रिएक्शन इज ग्रेटर देन सम ऑफ द मासेस आफ्टर रिएक्शन। कह रहे हैं रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, इसलिए तो डेल्टा एम निकाला था हम लोगों ने, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, द डिफरेंस इन द मासेस बीइंग रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फिजन एनर्जी। वही जो डेल्टा एम है उसमें जब सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तभी क्यू वैल्यू निकली थी, वही रिएक्शन की एनर्जी कहलाती है। रिमार्क्स में कह रहे हैं इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ईच फिजन ऑफ यूरेनियम 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टन आर फॉर्म्ड। कह रहे जरूरी नहीं कि यूरेनियम का जब फिजन हो तो हमेशा बेरियम और क्रिप्टन फॉर्म ही हो जाए, हो सकता है कोई और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा हो, बट दे मे बी एनी स्टेबल आइसोटोप ऑफ द मिडिल वेट एटम्स, यानी कि कोई और आइसोटोप भी हो सकता है। फिजन ऑफ यूरेनियम टेक्स प्लेस बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यूरेनियम 238 का अगर फिजन कराना है तो न्यूट्रॉन फास्ट होने चाहिए। यहां पर हम लोग ने बात किया यूरेनियम 235 का, तो यूरेनियम के भी यहां पर कई आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब 2 न्यूक्लियस का जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। और मैं आपको बताऊं न्यूक्लियर फ्यूजन में इतनी ज्यादा, इतनी ह्यूज एनर्जी डेवलप होती है कि वो हमारे आपके यानी कि इंसान के कंट्रोल के बाहर है, इंसान इसको कंट्रोल कर ही नहीं पाता। सन में आप सोच लो, सन करोड़ों साल से एनर्जी दे रहा है और अभी आगे करोड़ ऑफ ईयर्स वो एनर्जी देता ही रहेगा। तो सन के अंदर एनर्जी का जो सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है।
तो आप सोच लो अर्थ पर हम लोग यानी इंसान लोग कैसे ये पॉसिबल करा पाएंगे कि हम इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ डील कर पाए, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, राइट। सो द फेनोमेना ऑफ कंबाइनिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि फिजन में भी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन फ्यूजन में जो एनर्जी है भाई साहब उसका लेवल अलग ही है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। द सम ऑफ द मासेस बिफोर fusion is greater than sum of the masses after fusion, the difference in the mass appearing as fusion energy। वो जो डिफरेंस है मासेस का वही फ्यूजन एनर्जी के रूप में अपीयर होता है। फॉर एग्जांपल फ्यूजन ऑफ द टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई इनटू हीलियम इज एक्सप्रेस्ड एज, तो 1H2 बेटा जब कंबाइन होता है तो 2He4 यानी हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, साथ में 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहां पर क्रिएट होती है। फ्यूजन प्रोसेस अकर्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 10 की पावर 7 केल्विन के रेंज में टेम्परेचर चाहिए। 10 की पावर 7 केल्विन समझ रहे हो, बहुत ह्यूज, मतलब लाखों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें चाहिए होगा अगर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस कराना है। और भाई साहब लाखों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम कंट्रोल कैसे करेंगे भाई, सब कुछ तो जल के राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रिमार्क्स में कुछ पॉइंट्स हमारे पास है। फॉर द फ्यूजन टू टेक्स प्लेस कंपोनेंट न्यूक्लियाई मस्ट ब्रॉट विद इन द डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर -14 मीटर, यानी कि अगर इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन करानी है तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस 10 की पावर -14 मीटर के रेंज में होना चाहिए। फॉर दिस दे मस्ट बी इंपार्टेड हाई एनर्जीज टू ओवरकम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई। दिस इज पॉसिबल व्हेन टेम्परेचर इज एनॉर्मसली हाई। कह रहे हैं कि फ्यूजन भैया तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल्स बहुत पास हो, और ये तभी हो सकता है जब उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के बीच के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर पाए, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो फ्यूजन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और जो एटम बॉम्ब है वो फिजन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो एटम बम तो आपने सुना होगा, है ना, यूज हुआ है पहले हिस्ट्री में, लेकिन हाइड्रोजन बम अभी तक यूज नहीं हुआ भाई साहब। हाइड्रोजन बम यूज हुआ तो सब खेल खत्म हो जाएगा। द सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ सन एंड अदर स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन। देयर आर टू पॉसिबल साइकिल्स। कह रहे हैं सन के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है, और दो साइकिल्स हैं उसके लिए, हालांकि रटने वाली चीज है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बेटा यहां पर समझा रहे हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो ये एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, देखो ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग अभी तक समझ पाए हैं कि भाई सन के अंदर ऐसा हो रहा होगा, वो साइकिल यहां पे प्रेडिक्टेड है कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन कंबाइन होते हैं, 1s2 बनाते हैं, और उसके साथ में यहां पर बीटा 10 ये फॉर्म होता है, ठीक है, और न्यूट्रिनो फॉर्म होता है और एनर्जी बनती है। उसके बाद ये जो आपका 1s2 बना था ड्यूटेरियम, ये 1h1 प्रोटॉन से कंबाइन होता है, हीलियम बनाता है, हीलियम हीलियम कंबाइन होता है, फिर हीलियम He24 फॉर्म करता है। मतलब इस तरीके से ये एनर्जी फॉर्म होती है, और एनर्जी में देख लो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से कार्बन नाइट्रोजन साइकिल भी है बेटा, कार्बन नाइट्रोजन का साइकिल भी है जिसमें ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं, और अल्टीमेटली ये फाइनल रिएक्शंस है। अगर आप लोग देखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद कर लो तो अच्छी बात है यार। देखो मैं पर्सनली बताऊं, मैं तो साफ साफ बोलता हूं, मेरे को तो नहीं याद है भाई, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हो या कार्बन नाइट्रोजन साइकिल हो, अगर आप लर्न कर सकते हो तो यू शुड लर्न इट, अदरवाइज कोई बात नहीं, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा ये पूछा जाने वाला है, लेकिन ठीक है सिलेबस में है तो आपको थोड़ा नजर होना चाहिए। जब मेरा भी एग्जाम था तो मैंने फाइनल रिएक्शन एटलीस्ट ये तो दिमाग में रख लिया था, उसको 10 बार लिखोगे याद हो जाएगा, ये वाली फाइनल रिएक्शन, वाली फाइनल रिएक्शन, एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए, है ना, कि कम से कम अगर मान लो आ जाए तो इतना तो लिख ही पाओ। बाकी ये सब अगर कर सकते हो लर्न तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल अकर्स एट अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द कार्बन नाइट्रोजन साइकिल व्हिच हैज अ ग्रेटर एफिशिएंसी एट हायर टेम्परेचर। कह रहे हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है वो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पर होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी हाई टेम्परेचर पर ज्यादा होती है। एट द सन whose interior temperature is about 2 into 10 की पावर 6 Kelvin, the proton proton cycle has more chances of occurrence। कह रहे हैं कि सन के सेंटर पर जहां टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है वहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के होने के चांसेस काफी ज्यादा है। मतलब अभी बहुत ज्यादा 100% श्योर हम लोग भी नहीं है कि कौन सी साइकिल सन के अंदर हो रही है जिसके वजह से बेटा वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप ये चैप्टर देखो बहुत ही छोटा सा था,
है ना। बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूले हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी को निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। किसी भी रिएक्शन में क्यू वैल्यू निकालने का तरीका पता होना चाहिए। आइसोटोन, आइसोबार, आइसोमर्स क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो, मैंने सब बता ही दिया है। बस यही इतना इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। और किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस और डेंसिटी, ठीक है, वो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, आप सभी को बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने अगले और लास्ट चैप्टर में, सेमीकंडक्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।